नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि डोशी जी। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सुनील भैया। डॉक्टर साहब, नमस्कार सभी दर्शकों को सलाम। हमेशा की तरह आपसे जानना चाहता हूँ कि शहर का सूरत-ए-हाल क्या है? शहर का सूरत हाल कुछ यूँ है सर कि लोग शादियों में व्यस्त थे, लोग बाज़ारों में व्यस्त थे, अपने काम में व्यस्त हैं। काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं नियमों के पालन करने की, बहुत सारे लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों का अंबार है। एक अच्छी बात ये है कि मरीज ठीक हो रहे हैं। गंभीर मरीजों की संख्या काफ़ी कम है। ये गंभीर मरीज और मरीज जिनकी मृत्यु कोरोना से हो रही है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, बट उनका प्रोपोर्शन काफी हद तक कम हुआ है। ये एक सुकून भरी बात है, सुकून भरा एहसास है। लेकिन इसके साथ एक बात बहुत बड़ी कही है शुरुआत में डॉक्टर रवि डोशी ने कि लोग शादियों में व्यस्त हैं, कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और बाज़ार में व्यस्त हैं। तो इसके परिणाम लगता है डॉक्टर साहब आने वाले 10-15 दिनों में फिर देखने को मिलेंगे? प्रतिदिन भैया आउट पेशेंट में हम लोग ऐसे मरीज देखते हैं कि साहब मैं फला शादी में गया था, मैं फला मीटिंग में गया था और वहाँ इतने लोग पॉजिटिव आ गए। कई मतलब कुछ दिन पहले तो दूल्हा दुल्हन के भी पॉजिटिव आने का हमने कुछ पेशेंट देखे थे। और पता नहीं कितने सास ससुर होने वाले तो हम पकड़ के ट्रीट कर ही चुके हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मरीज कोरोना के तनाव में तो रहता ही रहता है, पर कई बुआ मौसी मामा इस इंतजार में भी रहते हैं कि यार 7 दिन बाद 8 दिन बाद है डॉक्टर साहब, तब तक हो तो जाएगा ना, मेरे को ममेरा करना है, मेरे वहां की टिकट है, ये है। तो ये एक एडिशनल चीज है। और एक मामा तो ऐसे भर्ती हुए थे कि उनको रात को नींद की गोली देनी पड़ी कि यार मैं शादी में नहीं जा पाऊंगा। ये भी बड़ी विचित्र बात है। आदमी अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना अपने रीति-रिवाज़ों को पूरा करने में लगा है और जान जोखिम में डाल रहा है, अपने साथ दूसरे लोगों की जान भी जोखिम में डाल रहा है। डॉक्टर, एक बात बार-बार मेरे ज़हन में आती है कि कोरोना से लोगों की जो मौत हो रही, क्या उसमें दूसरे रोगों से, डर से, हार्ट अटैक से भी मौतें हो रही है, जो कोरोना के रोगी हैं? नहीं, निश्चित रूप से कोरोना काल में जो मार्च के बाद से आया है 2020 में, लोगों के रेगुलर चेकअप्स अपने डॉक्टर से बहुत कम हो गए हैं। टेलीफोनिक हो रहे हैं अधिकांश फॉलोअप्स। लोग अपने कार्डियोलॉजिस्ट फिजिशियंस को वीडियो कॉलिंग के थ्रू ही कांटेक्ट कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी निश्चित से कम हुई है। तो हमारे पास ऐसे केस आते हैं जिनकी शुगर्स, जिनके कार्डियक मेडिसिन रिवाइज नहीं हुई, वो बीपी अब नॉर्मली हाई जा रहा है, फिर भी उन्होंने बस उसी गोली को 2 बार 3 बार कर दिया, गए ही नहीं फॉलोअप के लिए। तो ये इश्यूज कोरोना को कॉम्प्लिकेट तो कर रहे हैं। कई कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कोरोना के तनाव की वजह से, बीमारी की वजह से नहीं, लेकिन उस तनाव को वो ले लेते हैं, उसकी वजह से भी उनको दिक्कतें आ रही हैं। तनाव एक बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत सारे मरीज ऐसे रहते हैं जो आज की तारीख में तनाव की वजह से आगे रह के हमको बोलते हैं कि साहब हम नहीं सो पा रहे हैं, हमको प्रॉपर स्लीपिंग मेडिसिन चाहिए। रात रात भर लोगों की, बिजनेसमैन खासकर जो खेरची व्यापारी जो रिटेलर्स हैं, वो अधिकांश जो भर्ती होते हैं उनका यही कहना है साहब बाजार बहुत डाउन है, बहुत ज्यादा महंगा मत करना, जहाँ पे हो सके हमको जल्दी डिस्चार्ज कर दो। वो रात रात भर तनावग्रस्त रहते हैं। तो निश्चित रूप से तनाव मरीजों में ज्यादा दिख रहा है। इसीलिए मैं जब देखो तब उनको हंसाने की कोशिश में लगा रहता हूँ। आपके हँसाने की कई सारी कामयाब कोशिशें हमने देखी है, चाहे वो डेंगू वाला और कोरोना का जो आपका संवाद आपने किया था, आपने विभिन्न मुद्राओं में, विभिन्न ड्रेस में आपने वो किया था, वो मैंने वीडियोज़ भी शेयर किए हैं। आप लोग अगर नहीं देख पाएँ तो डॉक्टर रवि डोसी के फ़ेसबुक अकाउंट पर जाकर देखिए, किस तरह से एक ज़िंदा-दिल इंसान की तरह डॉक्टर होने के साथ-साथ मरीजों को गंभीर बीमारी के प्रति चेता भी रहे हैं और उनको हँसा भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने जैसा कहा कि आप मरीजों को हँसाने की कोशिश करते हैं, तो मैंने उस बताया भी है लोगों को। फिर भी कुछ मरीज ऐसे आते हैं जो हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं, उनको कोरोना हो गया। कोरोना तो धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन एकाएक हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई, ऐसे केसेस भी हो रहे हैं। कोरोना का जो शब्द वर्ड है वो कोरोन, द कोरोनरी,
कोरोन, ये एक कोरिलेटिंग चीज है। ये हार्ट और कोरोना का संबंध कोरोना वायरस से एक अंदाजन लगाया जाता है, और अक्सर कोरोना का जो मरीज रहता है वो हार्ट की तरफ से थोड़ा ग्रस्त तो रहता ही है। खून का गाढ़ापन देखा गया है कि कोरोना की एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, और आए दिन हम देखते हैं कि ऐसे पेशेंट्स आ ही रहे हैं जिनको हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनके हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हो रही है, पर उनके अंदर खून का थक्का जमने वाला पल्मोनरी एम्बोलिज्म नामक कॉम्प्लिकेशन हमको बहुत कॉमनली मिल रहा है। अगर पहले हमको 100 में से 5 मरीजों में मिलता था, तो अब 100 में से 20 मरीजों में इसका हमको प्रॉब्लम दिख रहा है। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही खून के थक्के वाली। खून का थक्का क्या कोरोना की वजह से जम रहा है, या टोसिलुज़ुमैब, इम्यूनोसिन, या रेमडेसिविर की वजह से? खून का थक्का कोरोना की वजह से जम रहा है। कोरोना एक ऐसा वायरस होता है जो बॉडी के इम्यून तंत्र को ऑल्टर करता है, और उसमें निकलने वाले साइटोकाइन, मतलब वो केमिकल्स जो होते हैं जो बॉडी में पूरा संचालन करते हैं, उनको एक गलत डायरेक्शन में लेके जाता है, और गलत डायरेक्शन में लेके जिस खून को पतला करने वाला केमिकल है उसका प्रभाव कम करके खून को गाढ़ा करने वाले केमिकल का प्रभाव बढ़ा देता है। तो इस वजह से कोरोना ये करता है। इसकी जितनी दवाइयों का आपने नाम लिया, चाहे वो रेमडेसिविर हुई, चाहे वो थाइमोसिन अल्फा हुई, या फिर वो टोसिलीजुमैब हुई, ये सभी कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी को कम करते हैं। रेमडेसिविर वायरस की मात्रा को कम करता है। टोसिलीजुमैब IL-6 नाम का एक केमिकल होता है जो बिल्कुल केंद्र में रहता है इस पूरी पैथोलॉजी का, सीधे उसके ऊपर जाके एक्ट करता है। और थाइमोसिन अल्फा जैसे जो कंपाउंड रहते हैं वो सपोर्टिव रहते हैं, वो पूरी तरह से केमिकल का जो गलत दिशा है उसको सही दिशा में लाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि कई बार लोगों से जब बातचीत होती है तो लोगों का ऐसा मानना है कि हमने कोरोना के लिए जो इंजेक्शन लिए हैं उसकी वजह से खून का थक्का जम रहा है, अब हमको एस्प्रिन लेना पड़ रही है, ऐसी तमाम सारी बातें लोग कहते हैं। लेकिन वो जानकारी का अभाव होता है जिसको आपने बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया है। एस्प्रिन का उपयोग क्या इस बीमारी के दौरान करना पड़ रहा है? बीमारी के दौरान एवं बीमारी के बाद 15 दिन से 1 महीने तक मरीज की चलने की स्थिति पे, यदि कोई पलंग पे ही है, ज्यादा नहीं चल पा रहे हैं, अधिक बीमारियां हैं, वजन काफी ज्यादा है, तो उनको 1 आध महीने तक देना पड़ता है। कोई चलता फिरता व्यक्ति है तो हफ्ते 10 दिन में उनका काम हो जाता है। पर ये देखिए, एक 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 बहुत आपने अच्छी बात बोली जो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एक बार मरीज भर्ती हो गया, उसके बाद में जो होता है वो दवाइयों से होता है, बीमारी से कभी भी नहीं होता है। ये बात तो आप जग जाहिर है। तो ये एक ऐसी, जबकि इट इज ऑपोजिट फ्रॉम द फैक्ट, ये बीमारी से संबंधित कॉम्प्लिकेशन है जो चूंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पकड़ में आ रहे हैं, पर उसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि साहब पहले नहीं था, उन दवाइयों से हो गया। तो मैं आपके माध्यम से, आप बहुत सुदूर लोगों तक टच में आते हैं, एक हम्बल अपील करूंगा कि हम इस मानसिकता को थोड़ा बदलें। दवाइयां आपकी मदद करती हैं, किसी चीज की पकड़ में आना डायग्नोस होने के बाद उस बीमारी के प्रोसेस में है वो। तो मेरा मानना है कि इन दवाइयों को दोषारोपित मत करिए, उन दवाइयों पे और अपने डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखिए, निश्चित रूप से वो आपको इस बीमारी से बाहर निकाल लेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी व्यस्तता बहुत ज़बरदस्त लगातार लगी रहती है, हम देखते भी हैं, कई बार हम मैसेजेस भी करते हैं, क्योंकि बीइंग ए जर्नलिस्ट कई सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, उनके संदेश हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और खुशी की बात यह है और बड़ी बात यह है कि आप इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट करने के साथ-साथ उन मरीजों को भी के परिजनों तक भी जवाब पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या जो मरीज एडमिट है सर, उनके साथ कम्युनिकेशन तो आपका सीधा होता है, लेकिन उनकी फैमिली के साथ कम्युनिकेशन करने का समय मिल पाता है आपको? सर आपने एक बहुत ही रेलेवेंट बात कही है, और मैं तो खुद को गुनहगार मानूंगा कि मैं उतनी फ्रीक्वेंसी से आजकल जवाब नहीं दे पाता हूँ जितना मैं शायद पहले दे पा रहा था। उसका कारण ये है सर कि कभी कभी सलंग 50 फोन आ जाते हैं। जी। अब और मैं अगर किसी मरीज के पास हूँ तो उस समय वो फोन उठाना, तो जो सामने वाला मरीज है उसका चेहरा देखने लायक हो जाता है। वो जी। ये सोचता है कि अरे मेरे पे ध्यान तो नहीं दे रहे हैं। जी। तो ये मेरी मजबूरी के चलते आजकल फोन उठाने का थोड़ा सा सिलसिला कमजोर हो गया है। पर मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरे माध्यम से, मेरे जूनियर्स के माध्यम से, या वहाँ जो वर्किंग स्टाफ है उनके माध्यम से गंभीर मरीजों की एक्चुअल स्थिति उनके परिवार तक पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं,
और वो कई कई तरीके, अजीब अजीब तरीके अपनाते हैं उन तक पहुंचने के, जिसमें कि उनको भी खतरा है। पर देखिए, हम समझते हैं इस बात को कि एक परिजन अपने गंभीर मरीज की अवस्था को लेकर परेशान है, पर हर आधे घंटे, हर 1 घंटे में ये अपडेट किसी डॉक्टर के लिए दे पाना प्रैक्टिकल नहीं है सर। संभव ही नहीं है सर, संभव नहीं है, क्योंकि इतने सारे मरीज, इतने सारे ओपीडी पेशेंट्स, और उसके बाद भी आप अपने तय पूरे प्रयास करते हो। मैंने इस बात को नोटिस भी किया है। बहरहाल डॉक्टर साहब, क्या लगता है, कोरोना वायरस की स्टडी आप जो करते आए हो लगातार, उस वायरस के स्वभाव को, जो जितना परिवर्तन आ रहा है, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इसको परिचित हो पाए हैं। तो अब आगे क्या प्रिडिक्ट करते हैं इस वायरस के स्वभाव को लेकर? सर, इस वायरस के स्वभाव में निश्चित रूप से एक फर्क आया है। मैं काफी हद तक मानता हूं कि ये कमजोर पड़ा है, और कहीं ना कहीं जो तीव्र मृत्यु या त्वरित मृत्यु इसमें हुआ करती थी, अब वो केस तो हमको नहीं देखने को मिल रहे हैं। जो भी व्यक्ति समय रहते पहुंच चुका है, वो हम उसको बचाने में काफी हद तक अब सक्सेसफुल हो रहे हैं। और जो मीडियम या सीरियस श्रेणी के मरीज आ रहे हैं, कम से कम उनमें मृत्यु की संभावना को हम कम भी कर पा रहे हैं, एवं टोटल ड्यूरेशन हम उनके सर्वाइवल का बढ़ा भी पा रहे हैं। सर, आईसीयू की क्या स्थिति आज की स्थिति में? सर, आज की स्थिति में निश्चित रूप से आईसीयू फुल हैं। बामुश्किल एक दो पलंग होंगे, पर अगर देखा जाए तो आईसीयू में ऐसे मरीज जिनको बाईपैप या वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट लग रही है, उनका प्रतिशत कम हुआ है। नॉर्मल बात करें, जो नॉर्मल कोरोना पेशेंट आ रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक है लेकिन पॉजिटिव है, और हॉस्पिटल की थोड़ी थोड़ी उनको जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में बेड मिल रहे हैं उनको? सर, बेड तो मिल जा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है सर, जैसे मेरा कोई परिचित व्यक्ति है, वो मुझे फोन लगाएगा, साहब बेड है क्या? वो कोई भी एक व्यक्ति आज की तारीख में बेड पोजीशन नहीं बता पाता है। पर मैंने देखा है कि अगर कोई परिजन 2 से 3 हॉस्पिटल में फोन लगाते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तीसरे के चौथे हॉस्पिटल तो किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सही कह रहे हैं आप। लगातार हम भी इन सब चीजों पे लोगों की मदद करने की जब कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश कामयाब होती है, लोगों को बेड मिल रहे हैं। डॉक्टर, इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है वो वैक्सीन को लेकर माना जा रहा है, और कहीं ना कहीं संकेत, जैसे हम यूके की बात करें, यूएस की बात करें, यूएसएसआर की यानी कि रशिया की बात करें, जहां पर वैक्सीन लगभग अंतिम दौर में है और लगना भी शुरू हो जाएगा। तो भारत को लेकर क्या उम्मीदें हैं, और क्या आपके जो मेडिकल जर्नल हैं उनकी क्या खबर है सर? मेडिकल जर्नल्स की राय है कि निश्चित रूप से कई फेजेस में ये वैक्सीन क्लियर कर चुकी है। प्रोपोर्शनेटली जो साइड इफेक्ट्स की प्रोफाइल देखी जा रही है वो बहुत कम है, एफिकेसी अच्छी मानी जा रही है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये 2021 का नववर्ष और मकर संक्रांति से इस बार मैं कुछ विशेष ही उम्मीद लगा के बैठा हूँ। मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा निश्चित रूप से होगा, और फरवरी तक हम बहुत हद तक इस कोरोना से वैक्सीन के माध्यम से खुद को सुरक्षित कर पाएंगे, निश्चित रूप से। सर, ये आपका दो तीन चीजों पर मैं बात करता हूँ, जो आपने कोरोना को लेकर पूरे समय में काम किया है, वो तो अद्भुत और लाजवाब है। उसके लिए तो कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मरीजों को हंसाने वाली बात आपने कही, और निश्चित तौर पर मैंने फेसबुक पर आपके जो वीडियो थे उसको लेकर भी बात कही। पिछले इंटरव्यू में आपने एक विश्वास जताया था कि आने वाले नए वर्ष की संक्रांति 14 जनवरी तक हम बहुत कुछ अच्छी अच्छी स्थिति में होंगे, और इस बार फिर आपने वही बात कही है। तो क्या आपकी ज्योतिष में भी थोड़ी बहुत रुचि है? सर, ज्योतिष में रुचि तो खैर नहीं कह सकता, पर हाँ, इस हफ्ते 3 ज्योतिष मेरे अंडर भर्ती जरूर थे, ये मैं कह सकता हूँ। और तीनों ज्योतिषों ने भविष्यवाणी नहीं की थी कि उनको कोरोना होने वाला है, ये बेचारों ने ईमानदारी से बता दिया। क्या? तो देखिए सब, एक बात बताऊं मैं कि कभी कभी एक सबकॉन्शियस लेवल पे कोई एक चीज आती है, एंड आई डोंट नो व्हाई, बट पिछले दिवाली से ही मुझे संक्रांत का बहुत इंतजार है कि उस दिन तिल के लड्डू के साथ शायद वैक्सीन का वापरा हुआ शीशी भी अपने हाथ में होगा, और हम वी कैन बी मास्क फ्री सून। ये मेरी कामना है सर, क्योंकि देखिए एक एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि लोग मास्क से भी अब बोर होने लग गए। मास्क पहनना चाहते हैं, बट वो बोर हो रहे हैं। तो दिस इज ह्यूमन नेचर सर, एंड आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द अपन अब इससे अब छुट्टी चाहिए सर। सही बात है। देखिए, एक डॉक्टर की इतनी सारी खूबियां होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मरीजों से दिन भर संघर्ष करना, मरीजों के लिए, मरीजों के संघर्ष के साथ साथ उनके परिजनों को भी अटेंड करना, उनकी भी जो भावनाएं हैं उनको पूरी करना, मरीजों को हंसाना, और कई सारी चीजें जो
हमेशा हर इंटरव्यू में एक बात ऐसी निकल कर आती है जो हमें एक उम्मीद की किरण देती है। और लगातार देखता आ रहा हूँ कि डॉक्टर रवि जोशी जो बात करते हैं, वो कहीं न कहीं आगे जाकर सही साबित होती है। और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो डॉक्टर रवि जोशी ने कहा है कि मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू के साथ कोरोना की वैक्सीन की खाली शीशी हमारे हाथ में होगी, जो वैक्सीन लग चुका होगा। तो हम इसकी उम्मीद करते हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब, आप इस तरह से लोगों की मदद करते आ रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बार फिर हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं, और इस व्यस्ततम समय में से भी आप हमारे लिए समय निकाल रहे हैं, इसके लिए भी आपके आभारी हैं। नहीं भैया, आभार मैं आपका भी व्यक्त करना चाहूँगा। इस पूरे साल आपके माध्यम से जो कनेक्ट मुझे मिला है, सोशल मीडिया के थ्रू सभी लोगों से एक पॉजिटिविटी मिली है, और कहीं न कहीं ये पॉजिटिविटी मैं मानता हूँ डॉक्टर्स में बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन में 10 ऐसे वाक़ये होते हैं जो आपको पीछे खींचते हैं। बट आपके साथ कुछ पहल जो बता लेता हूँ, उनको याद करने से उन 10 नेगेटिव वाक्यों की जगह उस एक पॉजिटिव पल से मुझे ऊर्जा मिलती है कि मैं और आगे बढ़ूँ। निश्चित तौर पर ये सब आपकी क्वालिटी, आपके कार्य, आपकी मेहनत का परिणाम है। बहरहाल आप ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हाँ, धन्यवाद।